देश की राजधानी में किस तरीके के हालात हैं जरा गौर से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार चल रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था वो सीधे तौर पर अमित शाह के अंडर आती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अगर रात को 1:40 पर एक गली जिसका नाम है कसाई गली, उस गली के अंदर अगर 50 राउंड फायर किए जाते हैं तो फिर बताइए दिल्ली में कितनी मजबूत कानून व्यवस्था है, क्या ही कहा जाए। यह खबर हिला करके रख देगी और कहीं ना कहीं इस खबर के तार बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं और किस तरीके से दिल्ली के अंदर गैंगवार और गोलीबारी हो रही है। ये बहुत खौफनाक एक तरीके से वाकया हुआ है। दिल्ली के अंदर जाफराबाद, और जाफराबाद में एक इलाका है चौहान बांगड़, और वहां पर एक गली है कसाई गली। इस कसाई गली में रात को 1:40 पर 2 सगे भाई, नाम है नदीम और फाजिल, दोनों सगे भाई स्कूटी से अपनी मां के पास जा रहे थे, लेकिन इस बीच में उनकी स्कूटी को घेर लिया जाता है और वहां पर 4 बंदूकधारी बदमाश आते हैं। ताबड़तोड़ वहां पर गोलियां चलने लगती हैं। दिल्ली पुलिस को करीब 42 खोखे, 42 कारतूस वो मिले हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 राउंड गोली यहां पर चलाई गई है, जिसमें से 19 गोलियां वो नदीम को लगी। एक आदमी 19 गोलियां उसको लगी है। दूसरे उसके भाई फाजिल को 20 गोलियां लगी। दोनों भाइयों को छलनी कर दिया गया। एक भाई मौके पर ही मर गया। दूसरे भाई नदीम, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते उसने भी दम तोड़ दिया। नदीम 5 साल पहले बताया जाता है कि घर की पहली मंजिल से गिर गया था। उसका 85% शरीर काम नहीं करता है, वो चल फिर नहीं सकता है। यहां तक कि पेशाब भी करने के लिए अगर वो जाना चाहे तो अकेले पेशाब करने के लिए नहीं जा सकता है। उसका भाई फाजिल ही उसकी देखरेख करता है, डायपर बदलने का काम करता है, खाना खिलाने का काम करता है, सारे काम उसका भाई करता है। लेकिन ये कहानी, ये खबर और ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, इतना भी सीधा नहीं है। ये बहुत टेढ़ा मामला है, जरा गौर से समझिए। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जो हत्यारे बताए जा रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि नदीम और फाजिल, इनकी सगी बुआ के लड़के असद, उसने इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और महज कुछ घंटे पहले वार्निंग दी थी कि नदीम को और उसके पूरे परिवार को मार दूंगा, महज कुछ घंटे पहले। और उसके बाद में परिवार ने शाम को सबको आपस में बैठाया। दोपहर में, सोमवार दोपहर को ये धमकी दी गई। सोमवार शाम को परिवार ने सबको साथ में बैठाया, सबको साथ में बैठा करके एक तरीके से समझौता करवा दिया। लेकिन सोमवार देर रात को 1:40 पर असद, वो और उसके साथ में उसके 3 और साथी वो आते हैं और उसके बाद में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। वहीं पर उनको छलनी करके जितनी गोलियां उनके पास में थी वो सब उनके सीने में उतार दी। वहीं पर उनको छलनी करके फिर बंदूक लहराते हुए हवा के अंदर वहां से निकल जाते हैं। और अभी तक इस मामले में जब ये खबर मैं कर रहा हूं, किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक इलाके में इस तरह का डबल मर्डर का एक हत्याकांड होता है, और जो कुछ हुआ उसके बाद में अभी तक, आज दोपहर तक, बुधवार, कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। यह देश की राजधानी के हालात है। अब इस मामले के तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं इस पर मैं कुछ देर बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये दोनों भाई कौन थे और इनके सगे बुआ के लड़के ने इसको कैसे मार दिया, इस चीज को जरा समझिए। ये दोनों भाई हैं नदीम और फाजिल, और इनके बुआ के बेटे हैं असद। उन्होंने 3 लोगों के साथ में मिलकर के इनको मारा है। 50 के करीब गोलियां चली, करीब 40 गोलियां दोनों भाइयों को लगी है।
सोमवार आधी रात को यह हत्याकांड हुआ। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हथियार लहराते हुए बदमाश फिर उसके बाद में वहां से निकले और बुआ का बेटा है जिसका नाम बताया जा रहा है असद कुरैशी। और असद कुरैशी को शक था कि नदीम और फाजिल उसके खिलाफ पुलिस में मुखबरी करने का काम करते हैं। इसी को लेकर के दोनों के बीच में तनातनी थी। नदीम और फाजिल ये दोनों यमुना पार के बड़े गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करते थे। ये दोनों भाई यमुना पार के जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं उनको हथियार देते थे। कुछ घंटे पहले असद ने मारने की धमकी दी थी। फाजिल और नदीम दोनों अविवाहित थे और ये दोनों कश्मीरी बिल्डिंग जाफराबाद में रहते थे। इनकी मां बड़े बेटे वसीम और छोटे बेटे कफील के साथ में ब्रह्मपुरी के इलाके में रहती थी। नदीम और फाजिल इन दोनों का खराद का काम था। वैसे इन दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत भी 2 मुकदमे दर्ज थे। 5 साल पहले नदीम अपनी पहली मंजिल से गिर गया था और उसका 85% शरीर काम करना उसने बंद कर दिया था, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अब यहां पर रात को ये निकलते हैं अपनी मां से मिलने के लिए, वहां पर जाकर के खाना खाने के लिए घर से निकलते हैं। और इसी बीच में जब दोनों कसाई गली के पास में पहुंचे तभी असद ने 3 साथियों के साथ में मिलकर के वहां पर इन दोनों को ढेर कर दिया। पुलिस को मौके पर करीब 40 कारतूस मिले हैं। अब जरा समझिए कि यह हत्याकांड हुआ क्यों। यहां पर यह बताया जा रहा है कि असद, उसकी बुआ का लड़का, वो एक वक्त में जब नदीम खुद से काम करता था तो उसके साथ ही काम करता था, उसकी गाड़ी चलाने का काम करता था। लेकिन अब चूंकि असद खुद बहुत बड़ा आदमी बन गया था और उसको लगता था कि अब मैं अकेले धंधा संभालूंगा। धंधा यानी अवैध हथियारों का धंधा। और उसने कहा कि अब तुम मुझसे ज्यादा तेज मत चलो, मुझसे ज्यादा तेज चल रहे हो, मैं तुम्हें उड़वा दूंगा। ये बातें उसने कही, परिवार को धमकी दी, मारने की धमकी दी, सारी बातें हुई। लेकिन इस बीच में इसके जो कनेक्शन है, इसका जो तार है वो पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए हैं जरा समझिए। और यह भी समझने वाली बात है कि दिल्ली का एक इलाका कैसे अवैध हथियारों का अड्डा बना हुआ है। वहां पर बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, राइफल, वो कैसे वहां पर पहुंच रही हैं, कैसे हथियार वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इनके पीछे जाफराबाद का ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर आप कह लीजिए, डॉन आप कह लीजिए, सलीम पिस्टल, वो इसके पीछे बताया जा रहा है। सलीम पिस्टल जो कि पाकिस्तान से हथियार मंगवाता है और हथियार मंगवा करके, चाहे वो लॉरेंस गैंग हो, चाहे हाशिम बाबा गैंग हो और छेनू, नसीर, कई अलग अलग जो गैंग दिल्ली में चल रही हैं, दिल्ली के आसपास में चल रही हैं, एनसीआर में चल रही हैं, उन सबको हथियार सप्लाई करने का काम करता था। लेकिन इसी साल सलीम को दिल्ली पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। और जब सलीम को दिल्ली पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार किया तो उसके बाद में सलीम के साथ में जितने भी काम करने वाले लोग थे वो भी पुलिस की रडार पर आ गए। हालांकि ये पहले से भी पुलिस की रडार पर रहते, लेकिन धरपकड़ पुलिस की तेज हो गई। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब नदीम के ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही थी। असद और नदीम ये दोनों मिलकर के सलीम के लिए काम करते थे, तो असद पर भी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन असद पर जो कार्रवाई हो रही थी, असद को लगता था, उसकी बुआ के बेटे को लगता था कि नदीम मुखबरी करके और मेरे लोगों को पकड़वाने का काम कर रहा है। और इसमें एक शख्स और था, बॉबी शूटर।
हाशिम गैंग का खासम खास बॉबी शूटर हाशिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और पुलिस जब हाशिम को गिरफ्तार कर चुकी थी तो हाशिम की गैंग को बॉबी शूटर ही चला रहा था। और अशद लगातार बॉबी शूटर को यह कहता था कि हमारे ऊपर जितनी कार्रवाई हो रही है इसके पीछे नदीम है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा कांड हुआ है ये दबदबे का एक जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली के अंदर अलग अलग या दिल्ली एनसीआर में अलग अलग गैंग चल रही है, बहुत सारी गैंग है, जिसमें करीब करीब आधा दर्जन गैंग ऐसी है जो बहुत बड़ी है। और ये अलग अलग गैंग अलग अलग तरीके से काम कर रही है। इसमें कोई वसूली का काम करता है, कोई अवैध हथियारों का काम करता है, कोई फिरौती का काम करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। ये अलग अलग गैंग ऑपरेट कर रही है। और यहां पर अब सलीम पिस्टल को जब पकड़ लिया गया तो उसके बाद में ये दोनों यहां से इस इलाके के अंदर जाफराबाद में, झिलमिल में बताया जाता कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, अवैध हथियार बनाने की हैं, अवैध हथियार जो बाहर से आते हैं उनको असेंबल करने की है, इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही है। कुल मिलाकर के ये जो कांड हुआ है, ये जो डबल मर्डर हुआ है, ये दबदबे का खेल है। असद वो अपना कब्जा चाहता था, नदीम और फाजिल वो अपना कब्जा चाहते थे। दोनों के बीच में लंबे वक्त तक तनातनी चल रही थी, समझौता करवाने की कोशिश हुई, लेकिन गद्दी पर बैठने की चाहत और गद्दी का जो खेल है वो सारा खेल खराब कर देता है। दोनों एक ही इलाके से ऑपरेट कर रहे थे। ये जो बॉबी शूटर है हाशिम गैंग का, ये जाफराबाद इलाके में ही रहता है ये कहा जाता है, लेकिन उसने सीसीटीवी कैमरा के जरिए इस तरीके का नेटवर्क बनाया हुआ है कि पुलिस जैसे ही कोई मूवमेंट करती है, उसके पास पहुंचने की कोशिश भी करती है, वो तुरंत वहां से रफू हो जाता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है। और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। असद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन सब पर आपस में कई मुकदमे हैं। असद पर भी 6 मुकदमे हैं, नदीम और फाजिल पर भी 2 मुकदमे थे। बॉबी शूटर 2019 में उसके ऊपर मकोका के तहत केस दर्ज हुआ और कई केस में वो वांटेड है, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो आप सोचिए कि देश की राजधानी में ये सब कुछ हो रहा है और पिछले 11 साल से दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बीजेपी के अंडर है और अब तो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह के अंडर है। तो आखिरकार दिल्ली में हथियारों का इतना बड़ा जखीरा या इतनी बड़ी गैंग वो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है? मुझे याद है धुरंधर फिल्म के अंदर एक डायलॉग है और वो डायलॉग ये कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा के तहत डलवाया गया। और उस डायलॉग में ये कहा जाता है कि जिसमें अजीत डोभाल का जो रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर अंडरवर्ल्ड के गैंग को काबू में कर लिया, लेकिन हम यूपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह धुरंधर फिल्म के अंदर एक डायलॉग है। अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी है तो आप समझ गए होंगे। यानी कुल मिलाकर के जिस वक्त का वो वाकया धुरंधर फिल्म के अंदर दिखाया गया, उस वक्त में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि अब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अलग अलग गैंग लगातार एक्टिव हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को पकड़ करके लाया गया है। कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी ये गैंग लगातार एक्टिव है। ये कहा जाता है मोदी सरकार के बारे में कि वो घर में घुस करके मारते हैं। पाकिस्तान में ये कर दिया। पाकिस्तान में भी एक जाफराबाद का इलाका है, वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई, एयर स्ट्राइक की बातें आती हैं। लेकिन अपने ही दिल्ली के अंदर अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर बताइए किसको इसके लिए जिम्मेदार कहा जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।